दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास का एक टॉपिक, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन अर्थात प्रजामंडल मूवमेंट देखेंगे हम राजस्थान के। अब बात करते हैं ये प्रजामंडल आंदोलन के अंदर हम कहाँ कहाँ के प्रजामंडलों के बारे में बात करेंगे। जयपुर, मारवाड़, बीकानेर, मेवाड़, अलवर, करौली, किशनगढ़, कुशलगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, भरतपुर, शाहपुरा, धौलपुर, हाड़ौती और बूंदी। तो इस तरह हमने 20 प्रजामंडलों के बारे में बातचीत की। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रजामंडल के बारे में पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कुछ खास बातों के बारे में जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी। 1927 में की गई थी। और कहाँ की गई थी। बॉम्बे के अंदर। कहाँ की गई इसकी स्थापना। बॉम्बे के अंदर। पहले क्या था, जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, उनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था। बॉम्बे कहा जाता था। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया। दीवान रामचंद्र राव को। दीवान रामचंद्र राव को उसका अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ उपाध्यक्ष किसे बनाया गया। उपाध्यक्ष हमारे विजय सिंह पथिक को बनाया गया। विजय सिंह पथिक को क्या बनाया गया। उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर क्या किया गया। राजपूताना और मध्य भारत का एक सचिव बनाया गया। वो उसे किसे बनाया गया। रामनारायण चौधरी को। तो इस तरह हम समझ चुके हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना 1927 में बॉम्बे में की गई, जिसका अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव को बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष क्या विजय सिंह पथिक को बनाया गया। अब इसको क्या है कि राजपूताना अर्थात जो राजस्थान वाला एरिया और मध्य भारत, उस एरिया में सचिव सेक्रेटरी किसे बनाया गया। रामनारायण चौधरी को। अब बात करें राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की, जिसका अध्यक्ष किसे या सचिव किसे बनाया गया था। रामनारायण चौधरी को। इसकी स्थापना 1928 में की गई। अब बात करते हैं इसकी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की। तो इसका पहला अधिवेशन कब किया गया। 1931 में। और कहाँ पे किया गया। अजमेर में। तो हमारे राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है, इसका पहला अधिवेशन कब किया गया। 1931 में। और कहाँ किया गया। अजमेर में किया गया। और राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की पहले अधिवेशन की बात करते हैं, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। रामनारायण चौधरी ने। क्यों। क्योंकि वही उसके सचिव थे। फिर बात करें हमारे कांग्रेस का एक अधिवेशन था 1938 का, जिसे हम क्या कहते हैं। हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे। सुभाष चंद्र बोस थे। ये आपने भारत के इतिहास के अंदर भी पढ़ा था कि जो साम्यवादी थे, साम्यवादी के समर्थन से 1938 में सुभाष चंद्र बोस क्या कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे। हमारे सुभाष चंद्र बोस। अब ये हमारी छोटी छोटी जानकारियाँ थी। अब एक एक करके हम प्रजामंडल आंदोलन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम जयपुर प्रजामंडल के बारे में। किसके बारे में। जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना हमारे 1931 में की गई थी। हमारे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। 1931 में। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कपूरचंद पाटनी के द्वारा। हमारे कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और ये किसके अंदर की गई थी। जयपुर रियासत के अंदर। फिर 1936 में हमारे जमनालाल बजाज जी ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया, अर्थात दोबारा से उसे रिक्रिएट किया। कब। 1936 के अंदर। जिसके अध्यक्ष की बात करें तो जमनालाल बजाज ने 1936 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष इसे बनाया चिरंजीलाल मिश्र को। जब उसे रिक्रिएट किया गया अर्थात पुनर्गठन किया गया, तो पुनर्गठन के बाद उसका अध्यक्ष इसे बनाया गया तो चिरंजीलाल मिश्र को, जबकि संस्थापक कौन थे। कपूरचंद्र पाटनी। मंत्री की बात करें तो जमनालाल बजाज ने 1936 में जब जयपुर प्रजामंडल का रिक्रिएट किया, तो उसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। वो मंत्री किसे बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को। किसे मंत्री बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को। और वही बात 1936 की, तो 1936 में जयपुर प्रजामंडल ने क्या किया। शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया था कि जो शेखावटी किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसको अपना नैतिक और जो अपना पूर्ण समर्थन दिया किसने। जयपुर प्रजामंडल ने। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर रियासत में क्या मोतीलाल दिवस मनाया जाता है। तो हम इन प्रजामंडलों के अंदर जो भी खास बातें हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जयपुर प्रजामंडल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसका पहला अधिवेशन कब हुआ। जब उसका
पुनर्गठन या कब किया गया? 1936 में। तो पहला अधिवेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन हमारे 8 और 9 मई 1938 में किया गया था। इसका पहला अधिवेशन कब किया गया? 8 और 9 मई को किया गया, और जो भी कहाँ पे? नथमलका कटला। जी, यदि आप जयपुर के अंदर जाते हैं, जयपुर के अंदर जो सांगानेरी गेट और अजमेरी गेट है, इसके बीच में यदि आप पता करेंगे तो एक एरिया है, कौन सा? नथमलका कटला, जहाँ पे बहुत अच्छी और जो कीमती वस्तुएं मिलती है वर्तमान में। तो उस एरिया के अंदर ये पहला अधिवेशन किया गया था, नथमलका कटले के अंदर। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया पहले अधिवेशन का? तो पहले अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था हमारे जमनालाल बजाज को। किसे बनाया गया? जमनालाल बजाज को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1938 की बात करें, 10 मई 1938 को हमारे कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं को एक सभा को संबोधित किया था। अर्थात कस्तूरबा गांधी हमारे जयपुर अधिवेशन, जयपुर प्रजामंडल के दौरान पहले अधिवेशन के अंदर आई थी, और 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा थी, उनको संबोधित किया था। और कस्तूरबा गांधी को तो आप बा के नाम से जानते हैं, और बा अर्थात कस्तूरबा गांधी, वो कौन थी? महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी थी। अब जयपुर रियासत की बात करें तो जयपुर रियासत ने जयपुर प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय दूसरे प्रजामंडल बने नहीं थे, तो जयपुर रियासत ने क्या किया था? जयपुर प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया था। अर्थात इसके जो नेता थे, जो अध्यक्ष थे, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। अब बात करें जो प्रतिबंध हो गया, तो प्रतिबंध के खिलाफ क्या जयपुर प्रजामंडल ने क्या किया? सत्याग्रह चलाया। जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि पहला जो अधिवेशन था, पहले अधिवेशन का अध्यक्ष से बनाया गया था जमनालाल बजाज को, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात होती है जेंटलमैन एग्रीमेंट की। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि बात है हमारी कौन सी? 1942 की। किसकी? 1942 की बात चल रही है। 1942 में क्या चल रहा था? हमारे भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजी ये चाहते थे कि जो कांग्रेस है उसका नैतिक समर्थन अंग्रेजों को मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसी समय क्या द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, उसी समय क्या भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो अंग्रेजी चाहते थे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें क्या जो राजस्थान के जितने प्रजामंडल चल रहे हैं, अब इन प्रजामंडलों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ना ले। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ना ले। तो उसी प्रकार जयपुर के जो प्रजामंडल था, तो जयपुर के प्रजामंडल के राजा थे, तो उनके द्वारा भी ये तय किया गया कि हम जयपुर के प्रजामंडल से कुछ चीज़ बात करें कि वह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो इसलिए क्या है कि एक एग्रीमेंट हुआ जिसे हम क्या कहते हैं? जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये 17 सितंबर 1942 को हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं? जेंटलमैन एग्रीमेंट। अर्थात ये कुर्सी पे बैठ के किया गया एग्रीमेंट था। जेंटलमैन, दो जेंटलमैनों के बीच है। और दो जेंटलमैन कौन कौन से थे? एक तो मिर्ज़ा इस्माइल जो तो प्रधानमंत्री थे जयपुर के, और हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था। यह एग्रीमेंट हमारे 17 सितंबर 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि दो जेंटलमैन थे हमारे, मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, इनके मध्य ये एग्रीमेंट हुआ था। 1942 की बात है तो 1942 में जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री कौन थे? मिर्ज़ा इस्माइल। और अध्यक्ष कौन थे जयपुर प्रजामंडल के? हीरालाल शास्त्री। तो इन दोनों के बीच में ये होता है। अब जयपुर जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था उसमें कुछ शर्तें तय की गई। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि ये एक तरफ तो हमारे हीरालाल शास्त्री है जो चाहते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसी के दौरान क्या है जो अंग्रेज है और जो राजा है उनसे अपनी बातें मनवा ले। दूसरी तरफ हमारे मिर्ज़ा इस्माइल है, वो चाहते थे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो लहर है वो जयपुर प्रजामंडल के थ्रू जयपुर रियासत के अंदर ना फैले। तो दोनों अपनी अपनी बात मनवाने के लिए कुछ शर्तें हीरालाल शास्त्री मान लेते हैं, तो कुछ शर्तें जो हमारे मिर्ज़ा इस्माइल हैं वो मान लेते हैं। तो दोनों का फ़ायदा इसके अंदर देखा गया। पहली चीज़ की गई कि जयपुर रियासत क्या उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। उत्तरदायी शासन तो आप समझते होंगे। उत्तरदायी शासन का अर्थ है जो जनता को रिस्पॉन्सिबल होगी, अर्थात जो जनता के लिए कार्य करेगी, इस प्रकार का शासन स्थापित करेगी। जयपुर रियासत क्या अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो जेंटलमैन एग्रीमेंट की क्या शर्त थी कि जयपुर रियासत क्या करेगी? उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी, साथ ही साथ जयपुर रियासत क्या अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। फिर बात करें तो जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के जो विद्रोही है उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। अर्थात वो यदि जयपुर रियासत का कोई विद्रोही है उसको तो गिरफ्तार कर ले,
लेकिन वह क्या है, ब्रिटिश भारत का जो विद्रोही होगा उसको गिरफ्तार नहीं करेगी। साथ ही साथ क्या, प्रजामंडल उसे शरण भी दे सकता है यदि कोई व्यक्ति ब्रिटिश भारत का विद्रोही है, तो जो रियासत है उसको गिरफ्तार नहीं करेगी। प्रजामंडल क्या, शांतिपूर्ण धरना कर सकता है, जुलूस कर सकता है, प्रदर्शन इत्यादि कर सकता है, लेकिन प्रजामंडल क्या, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो ये हीरालाल शास्त्री ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें थी। तो ये मिर्ज़ा इस्माइल ने ऊपर की 4 शर्तें मान ली, तो एक शर्त उन्होंने अर्थात हीरालाल शास्त्री ने मान ली। अब इसी वजह से क्या, प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल के नाम पे MI, क्या, एम का मतलब मिर्ज़ा और इस्माइल का मतलब आई, तो जो MI रोड है, जयपुर में एक MI रोड बनी है, तो MI रोड अर्थात मिर्ज़ा इस्माइल रोड इसी के नाम पर बनी हुई है। अब हीरालाल शास्त्री के एक गुट ने तो क्या किया कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जयपुर प्रजामंडल के कुछ नेता थे, जैसे कि हमारे बाबा हरिश्चंद्र थे। कौन? बाबा हरिश्चंद्र थे। उन्होंने कहा कि यदि हीरालाल शास्त्री जी नहीं भाग लेना नहीं चाहते भारत छोड़ो आंदोलन में, लेकिन हम तो लेंगे, तो उनको कहा कि आप ले सकते हैं, लेकिन आप जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत कि उनकी छत्र छाया में नहीं ले सकते। तो बाबा हरिश्चंद्र ने कहा कि हम हमारा दल अलग बनाएंगे। तो जयपुर प्रजामंडल के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं में से एक थे बाबा हरिश्चंद्र, तो उनके नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया। क्या किया गया? आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया। अब आज़ाद मोर्चा ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। अब आज़ाद मोर्चा के और कौन कौन से नेता थे जिन्होंने कहा कि बाबा हरिश्चंद्र के साथ वे भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे? पहले नेता हमारे रामकरण जोशी। कौन से? रामकरण जोशी। दूसरे हमारे दौलतमंद भंडारी, और तीसरा हमारे गुलाब चंद्र कासलीवाल। तो कौन कौन से नेता थे जो बाबा हरिश्चंद्र के साथ थे? एक तो रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद कासलीवाल। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। बाबा हरिश्चंद्र के नाम पे जयपुर में एक सड़क का नाम है बाबा हरिश्चंद्र सड़क रखा गया है। जयपुर में एक सड़क है जो बाबा हरिश्चंद्र सड़क है। और रामकरण जोशी के नाम पे दौसा में एक विद्यालय का नाम भी है, रामकरण जोशी उच्च प्राथमिक विद्यालय, वो विद्यालय का नाम भी रखा गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये दो गुट बन गए, एक आज़ाद मोर्चा और एक जयपुर प्रजामंडल। दोनों ने की गतिविधियां लगभग समान रूप से चल रही थी, लेकिन उनकी विचारधाराएं मिल नहीं रही थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सामने आते हैं, वो कहते हैं बाबा हरिश्चंद्र को और हीरालाल शास्त्री को कि आप दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं। तो 1945 में दोनों को समझाते हैं और उनके कहने पर आज़ाद मोर्चे का विलय किसमें कर दिया जाता है? जयपुर प्रजामंडल में। तो आज़ाद मोर्चा 1945 में जयपुर प्रजामंडल में जाके मिल जाता है। अब बात करते हैं देवी शंकर तिवारी की। किसकी? देवी शंकर तिवारी की बात करें तो 1943 में जमनालाल बजाज की याद में देवी शंकर तिवारी ने क्या, एक लोकवाणी नामक समाचार पत्र छापा था। कौन सा? लोकवाणी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? देवी शंकर तिवारी ने। और किसकी याद में? जमनालाल बजाज की याद में। कब? 1943 में। तो परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है लोकवाणी क्या है, तो लोकवाणी समाचार पत्र है। तो किसके द्वारा छापा गया था? देवी शंकर तिवारी के द्वारा। क्यों? 1943 में जमनालाल बजाज की याद में। अब देवी शंकर तिवारी की बात करें तो ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बने थे। एक बार क्या है कि देवी शंकर तिवारी भी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। 1946 में देवी शंकर तिवारी को जयपुर रियासत में मंत्री भी बनाया गया था। और देवी शंकर तिवारी क्या, राजस्थान की किसी भी रियासत में पहले गैर सरकारी मंत्री थे। क्या थे? गैर सरकारी मंत्री, अर्थात जयपुर रियासत में राजस्थान पहली ऐसी रियासत थी जिसमें गैर सरकारी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया। ये तो आप समझते हैं गैर सरकारी मंत्री क्या होता है। कि जैसे जैसे चुनाव लड़ा गया तो ये दल जीत जाता है और ये दल हार जाता है। इसको बहुमत मिल जाता है, इसको 50% प्लस 1 बहुमत मिलता है, जबकि इसको 49% बहुमत मिलता है, इसलिए ये हार जाता है। जब मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है तो सारा मंत्रिमंडल क्या, इन सदस्यों में से ही बनाया जाएगा। लेकिन यदि किसी एक सदस्य को यहाँ से उठाकर इसके अंदर बना दिया जाए, क्यों? क्योंकि एक सारे के सारे 49 सदस्य क्या होंगे? गैर सरकारी सदस्य होंगे। इनमें से किसी भी व्यक्ति को यदि एक मंत्री पद दे दिया जाए तो उसे गैर सरकारी मंत्री कहा जाएगा। तो देवी शंकर तिवारी भी ऐसे ही थे कि वो गैर सरकारी मंत्री थे, अर्थात विपक्षी दल के सदस्य थे। और आपने यदि सुना हो तो इंदिरा गांधी सरकार के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये तो हमारे जनता संघ के थे। उस समय बीजेपी पार्टी का गठन नहीं हुआ था, 1978 के आसपास की बात है। तो उस समय क्या है कि
बीजेपी पार्टी का गठन नहीं हुआ था, वो जनता पार्टी से चुनाव जीते थे लोकसभा का। तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जब यूएन के अंदर उस भेजा जा रहा था तो विदेश मंत्री के रूप में, तो विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था, जो एक गैर सरकारी मंत्री के रूप में गए थे। तो ऐसा कांग्रेस सरकार के टाइम पे भी हो चुका है। ये हमने जयपुर प्रजामंडल के बारे में बातचीत कर ली है। अब बात करेंगे हम बूंदी प्रजामंडल के बारे में। किसके बारे में? बूंदी प्रजामंडल के बारे में बात करें तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी। कब की गई थी? 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। स्थापना की बात करें तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नित्यानंद, कांतिलाल, ऋषिदत्त मेहता। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। और किसके अंतर्गत की गई थी? बूंदी रियासत के अंदर की गई थी। और कब की गई थी? 1931 में। अब ऋषिदत्त मेहता को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उनका एक समाचार पत्र था राजस्थान। कौन सा समाचार पत्र था? ऋषिदत्त मेहता का राजस्थान नामक समाचार पत्र था। और ये राजस्थान नामक समाचार पत्र है, ये 1923 में उन्होंने ब्यावर से छापना या प्रकाशित करना शुरू किया था। ऋषिदत्त मेहता ने जो राजस्थान नामक समाचार पत्र है, ये 1923 में ब्यावर से छापना या प्रकाशित करना शुरू किया था। जो ये क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, अर्थात सप्ताह में एक बार ही छपता था। अब राजस्थान समाचार पत्र की बात करें तो ब्यावर से प्रकाशित होता था। और इसमें कौन सी खबरें छपती थी? इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें छपती थी, क्योंकि बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ ये 4 क्षेत्र वर्तमान में भी हाड़ौती क्षेत्र को में गिने जाते हैं। तो ये जो ब्यावर से छपने वाला समाचार पत्र राजस्थान, तो इसमें क्या है, किस क्षेत्र की खबरें छपती थी? इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें छपती थी। अब जैसे राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रामनारायण चौधरी को। उसी प्रकार बूंदी के अंदर भी बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। और ये किसने किया था? हमारे ऋषिदत्त मेहता ने। उन्होंने बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया था। तो आप इनको याद कर सकते हैं। इन लेक्चर्स को आप बार बार देखें ताकि आपकी समझ इन टॉपिकों के प्रति बने। ये क्या है, एक फैक्ट वाले टॉपिक है, तो इनको बार बार जितने बार देखेंगे उतने जल्दी जल्दी और उतना बेहतरी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आता हमारा मारवाड़ प्रजामंडल। कौन सा? मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 में की गई थी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और कहाँ की गई? मारवाड़ रियासत में। अब इसका गठन कैसे शुरू हुआ? अर्थात 1934 में सीधा ही थोड़ी आ गई थी मारवाड़ प्रजामंडल। शुरुआत कैसी की? सबसे पहले 1918 में हमारे चांदबल सुराणा जी ने मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किया। किसका? मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किया। किसने? चांदबल सुराणा ने। तो चांदबल सुराणा जी ने क्या किया? मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किया जब 1918 में। फिर 1923 में जयनारायण व्यास ने जो मरुधर हितकारिणी सभा, इसका नाम बदल दिया। क्या? मारवाड़ हितकारिणी सभा। क्योंकि मरुधर थोड़ा अजीब नाम था, तो उसका नाम को बदल के क्या कर दिया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। किसने? हमारे जयनारायण व्यास ने 1923 में। अब 1923 के अंदर तो ये हो गया। अब 1920 में जो जयनारायण व्यास थे, उन्होंने मारवाड़ सेवा संघ की भी स्थापना की थी वहीं पे। किसकी स्थापना की? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। 1932 में छगन राज चौपासनी वाला है, जो छगन राज चौपासनी वाला है, उसने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। छगन राज चौपासनी वाला है, उसने क्या? जोधपुर में भारतीय झंडा फहरा दिया था। कब? 1932 में। तो मारवाड़ की ही हम बातें कर रहे हैं। और 1934 में जाके फिर मारवाड़ प्रजामंडल बनाया गया, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? भंवरलाल सर्राफ। तो भंवरलाल सर्राफ को क्या बनाया गया? मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। कब? 1934 में। तो इन फैक्ट्स को आप लिख लिख कर याद करेंगे, तभी ये चीज़ें याद होगी। केवल देखने से आपको ये चीज़ें याद नहीं होगी। फिर बात करें मारवाड़ प्रजामंडल में, तो मारवाड़ प्रजामंडल में एक आंदोलन चला था जिसे कहते तौल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तौल आंदोलन कहते थे, जो मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर ही चला था। अब तौल आंदोलन है, ये मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा चलाया गया था तौल आंदोलन। और ये क्यों चलाया गया था? क्यों? क्योंकि एक शेर का वजन पहले 100 तोले होता था। कितना? एक शेर का वजन कितना होता था? 100 तोले होता था। इसे घटाकर 80 तोले कर दिया गया। इसे घटाकर क्या कर दिया था? 80 तोले कर दिया गया था एक शेर का वजन। इस वजह से तौल आंदोलन चला गया। अब सभी क्षेत्रों के अंदर, जब बूंदी राज्य के अंदर भी बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया, तो मारवाड़ में भी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। अब इसकी स्थापना की बात करें, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की, तो इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। कब? 1929 में
मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। अब स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये हमारे जयनारायण व्यास थे, उनके द्वारा ये मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। अब 1929 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद क्या जोधपुर में अपना अधिवेशन करना चाहती थी। कहाँ करना चाहती थी? जोधपुर में अपना अधिवेशन करना चाहती थी, क्योंकि स्थापना तो हो गई थी। लेकिन जो मारवाड़ रियासत है उसने मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया कि हम नहीं करने देंगे आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अधिवेशन, और उन पर नागौर की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया कि ये हमारे देश के अंदर जो गैर कानूनी गतिविधियाँ चलाना चाहते हैं, इस तरह से उनके ऊपर क्या नागौर की एक अदालत थी, उनमें केस चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। अब मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद के कौन कौन से नेता थे जिनको जेल में डाला गया था? वो थे हमारे जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ। कौन कौन थे? जयनारायण व्यास थे, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ। तो इनको जो नागौर की अदालत है उसमें केस चलाया गया और जेल में डाला गया। तो फिर ये तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन होगा ही नहीं, तो फिर उनका पहला अधिवेशन किया गया। अब मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन फिर कब हुआ? 1931 में। फिर कहाँ हुआ ये पहला अधिवेशन? पहला अधिवेशन अजमेर जिले के जो पुष्कर नामक जगह है ना, वहाँ पे हुआ। मारवाड़ से बाहर जाके ये पहला अधिवेशन किया जाता है। अब मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन तो हो गया। अब उसके अंदर क्या अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष किसे बनाया गया? चांदकरण शारदा को। ये चांदकरण शारदा हमारे जो आर्य समाज से संबंधित है, और ये जो हरविलास शारदा है उनके भाई है। कौन? चांदकरण शारदा हरविलास शारदा के भाई थे, और हरविलास शारदा को जो नेटिव मैरिज एक्ट है उसके लिए जाना जाता है। तो चांदकरण शारदा को इसका अध्यक्ष बनाया गया जो आर्य समाज से संबंधित थे। क्यों? क्योंकि जमनालाल बजाज जी और ये सब उस समय जेल में थे, तो इसलिए चांदकरण शारदा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, इसके पहले अधिवेशन में मणिलाल कोठारी, काका कालेलकर और कस्तूरबा गांधी इन सब ने भाग लिया था। कस्तूरबा गांधी जी हमारी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। अब बात करते हैं हमारे मारवाड़ यूथ लीग की। मारवाड़ यूथ लीग की बात करें तो इसकी स्थापना 10 मई 1931 की गई थी। कब? 10 मई 1931 में क्या की गई थी? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। अब मारवाड़ यूथ लीग की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। हम 1931 में क्या मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय क्या किया गया? मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया गया। जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी इसका विलय किस में कर दिया गया? मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया गया। अर्थात दोनों की दोनों सभाएं क्या है? सेम ही काम कर रही थी मारवाड़ के अंदर, तो दोनों को मिला करके एक सभा बना दी गई। अब किस में विलय कर दिया गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा के अंदर इसका विलय कर दिया गया। फिर मारवाड़ यूथ लीग था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? बाल भारत सभा। ठीक है, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसका विलय फिर मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया। फिर मारवाड़ यूथ लीग का नाम बदल के क्या कर दिया? बाल भारत सभा कर दिया गया। फिर कार्य कौन करता था? फिर बाल भारत सभा इसके अंदर कार्य करती थी। फिर एक कृष्णा दिवस था जो बॉम्बे के अंदर मनाया जाता था। क्या कृष्णा दिवस बॉम्बे के अंदर मनाया गया था? क्या था ये कृष्णा दिवस? कृष्णा दिवस था बॉम्बे के अंदर मनाया गया। 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने बॉम्बे में कृष्णा दिवस मनाया। अब इसमें क्या था कि जो कृष्णा नाम की एक लड़की थी, उसको किडनैपर को पकड़ने और कृष्णा को सकुशल घर वालों तक पहुंचाने के लिए कृष्णा दिवस मनाया गया था। क्यों? क्योंकि कृष्णा को किसी ने किडनैप कर लिया और उसको सकुशल पहुंचा दिया गया उसके घर वालों तक। इसी वजह से बॉम्बे में क्या किया गया? कृष्णा दिवस मनाया गया। अब शिक्षा दिवस की बात करें तो शिक्षा दिवस हमारे जोधपुर में मनाया गया, जबकि कृष्णा दिवस कहाँ? बॉम्बे में मनाया गया था। शिक्षा दिवस की बात करें तो शिक्षा दिवस जोधपुर में मनाया गया। 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने क्या किया? जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया। मारवाड़ प्रजामंडल ने क्या किया? जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया। अब जोधपुर में क्या विद्यालय के जो शुल्क बढ़े हुए थे, किसके? विद्यालय के जो शुल्क बढ़े हुए थे, जोधपुर में विद्यालय के शुल्क बढ़ा दिए गए थे, और इसी शुल्क के खिलाफ क्या मारवाड़ प्रजामंडल ने शिक्षा दिवस मनाया गया था। क्यों? क्योंकि जोधपुर में विद्यालय शुल्क अर्थात एडमिशन शुल्क में वृद्धि की गई, और बच्चों की जो इस तरह से जो शुल्क में वृद्धि की जाती है तो उसके खिलाफ क्या किया गया था? शिक्षा दिवस मनाया गया। किसके द्वारा? जोधपुर में। कब? 1936 में। तो आप याद रखना, कृष्णा दिवस बॉम्बे में 1936 में, और 1936 में शिक्षा दिवस जोधपुर में मनाया गया था। अब हमने जयनारायण व्यास जी के बारे में बहुत कुछ जान लिया, तो इनकी जीवनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते। जयनारायण व्यास की बात करें तो 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ? कराची में आयोजन किया गया था।
कहाँ किया गया था? कराची में आयोजित किया गया था। और जयनारायण व्यास को इस अधिवेशन का क्या बनाया गया? महामंत्री बनाया गया था। जो आयोजन हुआ था कराची के अंदर, उसमें महामंत्री कौन बना? हमारे जयनारायण व्यास। अब जो जोधपुर था, तो जोधपुर रियासत ने जयनारायण व्यास के प्रति प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि जयनारायण व्यास हमारे राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ये तस्वीर में आप जयनारायण व्यास जी को देख सकते हैं। अब बीकानेर के महाराणा थे उस समय के गंगा सिंह, उन्होंने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिख के कहा कि भैया ये जयनारायण व्यास जी इतने भी बुरे आदमी नहीं है, आप इनको जोधपुर में आने तो दो, प्रवेश पर तो प्रतिबंध मत लगाओ। तो उनके कहने पर प्रतिबंध को हटा दिया गया। किसके कहने पे? जब महाराजा गंगा सिंह थे उनके कहने पे ये प्रतिबंध को हटा दिया गया। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना किले में नज़रबंद कर दिया गया था। हाँ, जो सिवाना का किला वहाँ पे नज़रबंद कर दिया गया। और मारवाड़ प्रजामंडल के और जो नेता थे उनको दूर अर्थात जालोर के किले में नज़रबंद किया गया। अर्थात जो सारे नेता थे उनको एक जगह और फिर जयनारायण व्यास जी को अकेले को सिवाना के किले के अंदर कैद किया गया था, ताकि वो अपनी बातों से दूसरों को इन्फ्लुएंस ना कर सके। अब जयनारायण व्यास की बात करें तो जयनारायण व्यास की कुछ किताबें भी थी। कौन कौन सी किताबें थी? तो जयनारायण व्यास के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई? एक तो मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, और मार्च से संघर्ष क्यों। कहाँ से? मार्च से संघर्ष क्यों, ये उनकी पुस्तकें थी। पहले तो मारवाड़ की अवस्था, फिर पोपाबाई की पोल, और मार्च से संघर्ष क्यों। तो ये आप याद रख सकते हैं। और समाचार पत्र की बात करें तो जयनारायण व्यास के द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र निकाले गए थे? जयनारायण व्यास के द्वारा समाचार पत्रों की बात करें तो उनके द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र छापे गए थे? एक तो अखंड भारत था। अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत क्या समाचार पत्र हिंदी भाषा में बॉम्बे से प्रकाशित होता था। कहाँ से? बॉम्बे से प्रकाशित होता था हिंदी भाषा में। कौन सा? अखंड भारत समाचार पत्र। तो ये देख लेना, आप याद रखना इसको, हिंदी भाषा की बात, हिंदी भाषा में बॉम्बे से प्रकाशित होता था। फिर दूसरे समाचार पत्र पीप है, ये हमारे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। कहाँ से? दिल्ली से। कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? दिल्ली से। तो अंग्रेजी भाषा में पीप क्या है? वैसे पीप अंग्रेजी में ही लिखा हुआ था, दिल्ली के अंदर से प्रकाशित हुआ। और ये वाला हमारा बॉम्बे से प्रकाशित होता था, अखंड भारत। तीसरा हमारा तरुण राजस्थान है। तरुण राजस्थान की बात करें तो ये भी हिंदी भाषा का है। तरुण तो वैसे भी हिंदी शब्द है। और कहाँ से छपता था? ब्यावर से। कहाँ से होता था? ब्यावर से छपता था। ब्यावर कहाँ? हमारे राजस्थान में। फिर हमारा आंगीवाण है। आंगीवाण की बात करें, नाम में से समझ में आता है आंगीवाण क्या? राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र है। और ये भी कहाँ से छपता था? ब्यावर से। तो हमारे दो प्रकाश सन तो हमारे ब्यावर से होते थे, एक तो तरुण राजस्थान और एक आंगीवाण। और एक पीप अंग्रेजी भाषा का तो दिल्ली से। और अखंड भारत क्या है? हिंदी भाषा में क्या? बॉम्बे से प्रकाशित होता था। अब बात करें तो आंगीवाण समाचार पत्र राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र माना जाता है। अर्थात परीक्षा में आ जाए राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था जो राजनीतिक रूप से सक्रिय था? वो था हमारा आंगीवाण। किसके द्वारा छापा गया? ये हमारे जयनारायण व्यास के द्वारा ब्यावर से छापा गया था। आगे बात करें, एक घटना हुई थी जिसे कहते हैं चंडावल घटना। कौन सी घटना? चंडावल घटना। और ये घटना कहाँ घटी थी? पाली के अंदर। चंडावल घटना की बात करें जो पाली में घटी थी 28 मई जो 1942 के अंदर घटित हुई थी। अरे चंडावल गांव पाली जिले के अंदर ये घटना घटित हुई थी। 28 मार्च 1942 को ये घटना घटित हुई थी। 28 मार्च 1942 को चंडावल के सामंत ने क्या कि किसानों पर की एक सभा आयोजित की जा रही थी, उस पर लाठीचार्ज करवा दिया। चंडावल गांव है पाली के अंदर, वहाँ किसान बैठे, किसानों ने बातचीत की कि हमें किस तरह से जो सामंत है उनके खिलाफ किस तरह से अपने जो आंदोलन को बढ़ाया जाना है, और साथ ही साथ जो प्रजामंडल आंदोलन है उसको बढ़ावा दिया जाना है। तो जो चंडावल का सामंत था उसको पता लग गया कि वहाँ मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग पे गए और लाठीचार्ज करवा दिया। फिर एक कांड हुआ था, कहाँ? डाबड़ा कांड। कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर। डाबड़ा कांड नागौर में है। ये 13 मार्च 1947 को हुआ। अब स्थान की बात करें, दावड़ा कहाँ पड़ता है? नागौर जिले के अंदर। नागौर जिला हमारे राजस्थान में। 13 मार्च 1947 की बात है। तो डीडवाना के सामंत उसने भी वो भी ऐसा लगा कि जो डावड़ा है वहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है, सीक्रेट मीटिंग चल रही है। तो सीक्रेट मीटिंग का पता लगाने के लिए जो डीडवाना का सामंत है वहाँ आता है, और वहाँ पे जितने भी किसान जो आपस में चर्चा कर रहे थे उन किसानों पर लाठीचार्ज करवा देते हैं। कब? 13 मार्च 1947 को। और डाबड़ा कांड में क्या होता है? कई किसान शहीद हो जाते हैं। और डाबड़ा कांड के अंदर शहीद होने वाले किसानों के नाम कौन कौन से हैं? मोतीराम, चुन्नीलाल। कौन कौन थे? मोतीराम और चुन्नीलाल।
उस समय डावड़ा कांड के अंदर शहीद होने वाले किसान थे। और डावड़ा कांड की बात करें तो मारवाड़ प्रजामंडल के बड़े नेता मथुरादास माथुर इसमें घायल हो गए थे। तो मारवाड़ प्रजामंडल के नेता थे मथुरादास माथुर, तो डावड़ा कांड में वो घायल हो गए थे, जबकि मोतीराम और चुन्नीलाल इसमें शहीद हो गए थे। फिर विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। जो आपको पता हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, उसकी पहली भारत की तरफ से पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित ने क्या किया, जोधपुर की यात्रा की थी। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन। तो हमने मारवाड़ के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। स्थापना की बात करें तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। कब? 1934 में की गई थी। आप सभी प्रजामंडलों के नाम एक जगह लिखकर उनके सन और संस्थापकों के नाम याद कर सकते हैं। संस्थापक की बात करते इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद के द्वारा की गई थी। स्थापना की बात करें तो स्थापना किसके द्वारा की गई? नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद के द्वारा हमारे हाजी जो हाड़ौती प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई थी। अब नैनूराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे और साथ ही साथ बूंदी किसान आंदोलन के नेता भी थे। कौन? नैनूराम शर्मा। तो नैनूराम शर्मा कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के सदस्य भी थे, साथ ही साथ बूंदी किसान आंदोलन के नेता भी थे। और हाड़ौती प्रजामंडल में क्या किया था? बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन था? बेगार विरोधी आंदोलन। ये पिछले लेक्चर्स के अंदर आपने देख लिया था, किसानों से क्या बेगारी करवाई जाती थी। तो बेगारी किसानों से करवाई जाती थी, इसके विरोध में क्या किया था? बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया था। फिर आता है हमारे बीकानेर प्रजामंडल। ये आज के लेक्चर का आखिरी होगा, इसके आगे के प्रजामंडल हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हम देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। कब? 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। स्थापना की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वैद मघाराम अर्थात मघाराम वैद के द्वारा, लक्ष्मी देवी आचार्य, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, तो इनके द्वारा क्या है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कौन कौन थे? मघाराम वैद, लक्ष्मी देवी आचार्य, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल। कई बार मघाराम वैद के बारे में तो पूछ ही लिया जाता है। कहाँ की गई थी? बीकानेर रियासत में। अब 1936 की बात है तो 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता के अंदर। कहाँ की गई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में। तो ये आप देख सकते हैं बीकानेर प्रजामंडल की खासियत। तो यह बीकानेर में भी नहीं बल्कि राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान से भी बाहर जाके इसकी स्थापना की गई है। और रघुवर दयाल गोयल ने क्या किया? बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। किसने? रघुवर दयाल गोयल ने क्या की? बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर में महाराजा शार्दुल सिंह के खिलाफ बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। किसके खिलाफ? महाराजा शार्दुल सिंह के खिलाफ बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। 1 जुलाई 1946 को क्या हुआ? रायसिंह नगर में क्या हुआ? रायसिंह नगर में पुलिस ने बीकानेर प्रजामंडल के जुलूस पर फायरिंग कर दी थी। किसमें? बीकानेर प्रजामंडल का जुलूस चल रहा था, तो उस जुलूस पर फायरिंग कर दी। और इस फायरिंग में क्या हुआ था? बीरबल नामक एक युवक शहीद हो गया था। यदि आपको जो इंदिरा गांधी नहरों के बारे में याद है तो वहाँ एक लिफ्ट नहर थी, तो लिफ्ट नहरों में एक लिफ्ट नहर कौन सी थी? बीरबल नहर। तो बीरबल नहर आप वहाँ से याद कर सकते हैं। तो यदि आपको याद हो तो बीकानेर प्रजामंडल का जब जुलूस चल रहा था तो उसमें फायरिंग के दौरान बीरबल नामक युवक की मौत हो जाती है। कहाँ पे? रायसिंह नगर में। 17 जुलाई 1946 को जो बीकानेर रियासत है, तो बीकानेर रियासत में बीरबल की याद में बीरबल दिवस मनाया जाता है। कब? 17 जुलाई को। और रायसिंह नगर कहाँ? श्रीगंगानगर में। कहाँ पे? श्रीगंगानगर में। इस बीरबल नामक युवक की याद में इंदिरा गांधी नहर की जो जैसलमेर शाखा है उसको बीरबल शाखा कहा जाता है। तो बीरबल शाखा है ना, जैसलमेर शाखा, तो बीरबल शाखा कहते हैं। अब बात करते हैं सर्वहितकारिणी सभा की। इसकी स्थापना की बात करें तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में की गई थी। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब की? 1907 में। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और किस साथ ही साथ कौन थे इनके साथ? स्वामी गोपाल दास।
स्थापना कन्हैयालाल ढूंढ और गोस्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस भी कहते थे। क्या सर्वहितकारिणी सभा को क्या बोलते थे? चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता था। अब सर्वहितकारिणी सभा की बात करें तो सर्वहितकारिणी सभा ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। किसकी? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। और कौन कौन सी थी? एक तो कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला। कबीर पाठशाला तो हमारे दलितों के लिए थी और पुत्री पाठशाला लड़कियों के लिए बनाई गई थी। कौन कौन सी? एक तो कबीर पाठशाला दलितों के लिए बनाई गई थी और पुत्री पाठशाला हमारी लड़कियों के लिए बनाई गई थी। 26 जनवरी 1930 की बात है। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने क्या किया? चूरू के जो धर्म स्तूप है उसमें भारतीय झंडा फहरा दिया था। किसके? जो चूरू का जो धर्म स्तूप था वहाँ पे भारतीय झंडा फहरा देता। कौन कौन? स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़। कब? 26 जनवरी 1930 को। साथ ही साथ एक और घटना आपको पता होनी चाहिए 1931 की। तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था लंदन के अंदर। तो उसमें जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या किया? महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे वहाँ पे उछाल दिए। जो जहाँ पे मीटिंग हो रही थी, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था उसमें महाराजा गंगा सिंह राजस्थान की तरफ से अर्थात नरेंद्र मंडल की तरफ से गए थे। इसे हम क्या कहते हैं? बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा या बीकानेर षड्यंत्र कहते हैं। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा अर्थात उनके खिलाफ फिर 1932 के अंदर मुकदमा चलाया गया। बीकानेर दिग्दर्शन पर्चे के कारण क्या कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जैसे हमारे स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ। इनको क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। इनको क्या किया गया? इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कौन कौन थे? स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ। अब बीकानेर रियासत की बात करें तो बीकानेर रियासत में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे? बीकानेर रियासत के दौरान हमारे उदरासर किसान आंदोलन, महाजन किसान आंदोलन, दुधवाखारा किसान आंदोलन, कांगड़ा, गंगनहर। तो हमारे उदरासर किसान आंदोलन 1937 में, महाजन किसान आंदोलन 1938 में, दुधवाखारा किसान आंदोलन 1944 में, कांगड़ा किसान आंदोलन 1946 और ये हमारे गंगनहर वाला 1930 से 1931 में किया गया था। तो सबसे पहले आता हमारा उदरासर किसान आंदोलन। कौन सा? उदरासर किसान आंदोलन की बात करें तो उदरासर किसान आंदोलन 1937 में आयोजित किया गया था। कौन सा? उदरासर किसान आंदोलन की बात करें तो ये वैसे तो जो किसान आंदोलन के अंदर पढ़ना चाहिए, लेकिन ये हमारे प्रजामंडल से संबंधित होने के कारण प्रजामंडल के अंदर देख रहे हैं, लेकिन आप इनको उनसे रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। ये उदरासर गांव कहाँ? हमारे बीकानेर के अंदर। 1937 में आंदोलन किया गया। उदरासर किसान आंदोलन का नेता कौन था? जीवण राम। कौन था इसका नेता? जीवण राम। फिर आता हमारा महाजन किसान आंदोलन। महाजन किसान आंदोलन 1938 में आयोजित किया गया और ये महाजन गांव बीकानेर जिले के अंदर है, जो राजस्थान में। तो 1938 की बात करें, 1938 के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। महाजन बीकानेर रियासत का पहले प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। फिर आता दुधवाखारा किसान आंदोलन। कौन सा? दुधवाखारा किसान आंदोलन की बात करें तो ये 1944 में आयोजित किया गया। दुधवाखारा कहाँ पड़ता है? चूरू के अंदर। कहाँ पड़ता है? दुधवाखारा चूरू जिले के अंदर पड़ता है, राजस्थान के। अब 1944 में दुधवाखारा किसान आंदोलन का आयोजन किया गया था। किसान आंदोलन, दुधवाखारा किसान आंदोलन का नेता कौन था? हनुमान सिंह आर्य। कौन था? दुधवाखारा किसान आंदोलन का नेता हनुमान सिंह आर्य था। और हनुमान सिंह आर्य का बीकानेर रियासत का सबसे बड़ा किसान नेता था। कहाँ का? बीकानेर रियासत का सबसे बड़ा किसान नेता कौन था? हनुमान सिंह आर्य। फिर आता हमारा कांगड़ा किसान आंदोलन। कौन सा? कांगड़ा किसान आंदोलन ये 1946 में आयोजित हुआ था। कांगड़ा किसान आंदोलन 1946 में आयोजित हुआ था और ये कहाँ? चूरू जिले के अंदर 1946 के अंदर। अब नेता की बात करें तो कांगड़ा किसान आंदोलन का नेता कौन थे? मेघ सिंह आर्य। फिर आता हमारा पांचवा और आखिरी गंगनहर किसान आंदोलन, ये 1930-31 में आयोजन हुआ था। इसका स्थापना की बात करें तो गंगनहर क्षेत्र श्री गंगानगर में, वहाँ पे 1930-31 में। और गंगनगर जो किसान आंदोलन है उसके नेता कौन थे? दरबार सिंह और करतार सिंह। कौन थे? दरबार सिंह, करतार सिंह। और गंगनगर किसान आंदोलन है ये जमींदारा संघ के द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा? जमींदारा संघ के द्वारा चलाया जाता था। अब उस समय क्या एक टैक्स लिया जाता जिसे आबियाना टैक्स या फिर सिंचाई कर भी कहा जाता है। कौन सा टैक्स? आबियाना कर या सिंचाई कर भी कहते थे। और इसके खिलाफ गंगनहर किसान आंदोलन किया गया था। और गंगनहर क्षेत्र के किसानों पर क्या आबियाना कर लगाया जाता था, इस वजह से वो वहाँ के किसान नाराज थे। तो इस तरह आज के लेक्चर के अंदर हम यहीं तक देखेंगे।
तो इस प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। इसके अगले पार्ट को हम जल्दी ही चैनल पे अपलोड कर देंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहें इसी तरह, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो सुझाव को कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम जो सुधार संभव हो सके वो हम इसके अंदर सुधार करेंगे। धन्यवाद।